हाँ हेडिंग की है ना, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, देखिए अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म, अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म W इज इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D। W इक्वल टू आप जानते हैं एब्जेक्ट भी होता है, मतलब एब्जेक्ट सब्जेक्ट का ही तो फंक्शन है। W इज इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D is called a bilinear transformation, is called a bilinear transformation, or linear fractional transformation, or linear fractional transformation, where A B C D small a small b small c small d comma दे देगी, where a small a comma small b comma small c comma small d are the complex constants, देखिए such type of transformation was first observed by Mobius, Mobius, and hence it is called Mobius transformation, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं बेटा, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए इक्वेशन फर्स्ट नीचे लिखिएगा बेटा, इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटन एज कैसे, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए तो W और CZ प्लस का D इज इक्वल टू AZ प्लस का B, मल्टीप्लाई कर लिया। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए तो W CZ प्लस का WD इज इक्वल टू AZ प्लस का B। इसको अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो, है ना, दो रूप में आप इसको देख सकते हो। एक तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे W कॉमन कर लूँ, जैसे ऊपर कॉमन था ही W, या ऐसे लिख दूँ यहाँ पे CZ प्लस का D और W और माइनस का AZ प्लस का B इज इक्वल टू 0। और दूसरा काम कर लूँ कि यहाँ AZ को ट्रांसफर कर दूं और Z कॉमन कर लूँ तो WC माइनस का A और Z कॉमन हो गया, और यहाँ बचा WD, इस B को भी ट्रांसफर कर दूं तो प्लस का WD माइनस का B इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इसको देखो तो ये भी उसी रूप का है ना, ये दोनों किस रूप के दिखाई दे रहे हैं, AX प्लस B इज इक्वल टू 0 के रूप के दिखाई दे रहे हैं। बस में ये दोनों भाई देखो, ये चाहे देखो चाहे देखो, दोनों AX प्लस B इज इक्वल टू 0 के रूप के दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना, अगर आप और का कंफ्यूजन हो तो देखो यहाँ पे इसको ऐसे लिख दूं, AX प्लस का B इज इक्वल टू 0 के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जैसे अभी पहले को देखो ये हमारा A हो गया और ये हमारा X हो गया और ये हमारा B हो गया, ऐसे ये भी हमारा A हो गया, ये हमारा X हो गया और ये हमारा B हो गया। तो किसी भी रूप में देखिए आपको ये जो इक्वेशन है ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि यह दोनों में लीनियर है, W में भी लीनियर है और Z में भी लीनियर है। तो बोलेंगे इट इज लीनियर इन बोथ W एंड Z, हेंस इट इज कॉल्ड बाइलिनियर। सो बाइलिनियर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये दो में लीनियर है, W में भी और Z में। तो यहाँ तक लिख लीजिए आप इसको, ये तो समझाने के लिए लिखा होगा, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हो, बट यही लाइन से हम बोल देंगे, काम खत्म हो जाएगा। ये लाइन खुद शो कर रहा है कि W में भी लीनियर है और Z में भी। जैसे देख लीजिए लीनियर मतलब क्या, उसका जिसमें लीनियर देखा जाता है उसका पावर मैक्सिमम 1 होना चाहिए, जिसमें लीनियर करे उसका पावर मैक्सिमम 1 होना चाहिए। ठीक है, लिख लिया यहाँ तक। देखिए इट इज लीनियर इन बोथ W एंड Z, इट इज लीनियर इन बोथ W and Z
It is linear in both W and Z, hence it is called. It is linear in both W and Z, hence it is called bilinear transformation. Hence it is called bilinear transformation. देखिए, here we assume that, यहाँ पे हम ऐसा मानते हैं, here we assume that AD minus BC is not equal to 0. Here we assume that AD minus BC is not equal to 0. ऐसा क्यों पता है? यहाँ पे हम AD minus BC को not equal to 0 क्यों मानते हैं? क्योंकि अगर हम AD minus BC को not equal to 0 अगर नहीं मानेंगे ना, अगर equal to 0, देखो not equal to 0 मान रहे हैं, इसका मतलब कि equal to 0 नहीं मान रहे हैं। अब equal to 0 क्यों नहीं मान रहे हैं? अगर equal to 0 मानेंगे ना तो W कांस्टेंट आ जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स, इसका Z का फंक्शन नहीं दिखाई देगा, वो कांस्टेंट के रूप में दिखाई देगा। कैसे भी मैं उसको भी दिखाऊंगा। जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं लिखूं W1, भाई कांस्टेंट किसी को कैसे देखना होता है? किसी चीज को कांस्टेंट चेक करना है कि W कांस्टेंट है या FZ कांस्टेंट। कैसे? अगर Z के स्थान पे Z1 लिखें या Z2 लिखें, हमें सेम वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर FZ1 इज इक्वल टू FZ2, इसका FZ2, इसका मतलब कि FZ इज कांस्टेंट, मतलब Z की जगह पे हम Z1 Z2 जो भी इसकी वैल्यू दे रहे हैं, देने पर अगर हमें सेम वैल्यू मिल रही है तो हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो चलिए हम दो अलग अलग वैल्यू लेके देखते हैं, है ना। तो मानिए W1 निकालें तो क्या होगा? मतलब Z1 पर यहाँ Z की जगह Z1 रख देंगे तो उसको बोलेंगे W1। W1 क्या हो जाएगा? A Z1 और प्लस का B अपान C Z1 प्लस का D। अगर इसे मैं बोलूं W2 क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे A Z2 प्लस का B अपान C Z2 प्लस का D। क्लियर है ना? ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि जो है हमारा जो फंक्शन है W, ये कैसा है, कांस्टेंट है कि कांस्टेंट नहीं है, ये देखना चाहते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट देखना है कि नहीं है, तो Z की वैल्यू चेंज करते जाओ। अगर Z की वैल्यू चेंज करने फंक्शन की वैल्यू चेंज कर रही है तब तो कांस्टेंट नहीं है। अगर Z की वैल्यू चेंज करने फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं कर रही है तो कांस्टेंट नहीं है। चेंज कर रही है तो तब कांस्टेंट नहीं है, तब वैल्यू है ना। अगर मान लीजिए चेंज नहीं कर रही है, सेम वैल्यू मिल रही है, तब बोलते हैं कांस्टेंट है। चलो हम देखते हैं। तो हमने दो वैल्यू दे दिया, Z1 पर W1, Z2 पर W2। अब देखना चाहते हैं W1 माइनस W2 कितना आता है। बात समझ आ रही है? अगर W1 माइनस W2 0 आ गया, इसका मतलब W1 इज इक्वल टू W2, इसका मतलब W इज कांस्टेंट, मतलब FZ इज कांस्टेंट। बात समझ आ रही है? अगर W1 माइनस W2 इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा तब बोले नॉट कांस्टेंट, है ना। तो ये देखते हैं W1 माइनस W2 कितना आता है बेटा यहाँ पे। तो A Z1 प्लस का B अपान C Z1 और प्लस का D माइनस का A Z2 प्लस का B अपान C Z2 प्लस का D। एलसीएम क्या हो जाएगा? C Z1 प्लस का D और C Z2 प्लस का D, या अब एलसीएम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ऊपर ध्यान दो, मल्टीप्लाई करेंगे A Z1 प्लस B से C Z2 प्लस D को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे A का मल्टीप्लिकेशन इसमें कर देते हैं A C Z1 Z2, फिर आपका इसका इसके साथ कर देते हैं AD Z1, फिर उसके बाद यहाँ पे इसका भी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं B का इसके साथ, है ना। तो प्लस BC Z2 और प्लस का BD हो जाएगा, यह हो गया। फिर माइनस, अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो माइनस के साथ, तो AC Z1 Z2, फिर उसके बाद यहाँ पे इसका इसके साथ, चलो इसका साथ करते हैं माइनस का AD Z2, है ना। फिर इसका इसके साथ कर देते हैं प्लस माइनस का BC, सब माइनस में रहेगा, BC Z1 और फिर माइनस का BD। देखो प्लस BD माइनस BD प्लस AC Z1 Z2 माइनस AC Z1 Z2, है ना। अब बेटा देखो Z1 यहाँ भी है, Z1 यहाँ भी है, कॉमन कर लेते हैं। तो जब कॉमन करेंगे तो मिल जाएगा AD माइनस का BC और ये Z1। क्लियर है? फिर देखो Z2 यहाँ भी है, Z2 यहाँ भी है, कॉमन कर लेते हैं, है ना। और भी माइनस के साथ कॉमन कर लेते हैं तो हो जाएगा AD माइनस का BC और ये Z2, और ये अपान हो जाएगा C Z1 प्लस का D और C Z2 प्लस का D। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर दोनों में AD माइनस BC कॉमन कर लेते हैं, दोनों में AD माइनस BC कॉमन कर लेते हैं, मिल जाएगा आपको AD माइनस का BC और कॉमन कर लेंगे तो Z1 माइनस का Z2 और अपान C Z1 प्लस का D और इंटू C Z2 प्लस का D। क्लियर है?
अब देखो यही कहानी देख लो, मैंने बोला इस केस में AD माइनस BC को हम एज्यूम करते हैं नॉट इक्वल टू 0। अगर AD माइनस BC को हम 0 एज्यूम कर लें तब, तो इफ, अगर यही देखो इफ AD माइनस BC इज इक्वल टू 0, तब ये पूरा 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। अगर AD माइनस BC 0 कर दे मान लेंगे तो W1 माइनस W2 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। इसका मतलब W1 इज इक्वल टू W2, इसका मतलब W इज इक्वल टू FZ इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? मतलब अगर हम AD माइनस BC को इक्वल टू 0 मानेंगे तो हमारा जो W होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, है ना? तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए जब भी हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जब भी दिखाते हैं तो हम लोग मानते हैं कि AD माइनस BC इज नॉट इक्वल टू 0। बात समझ आ रही है? क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 मानेंगे तभी हमें फंक्शन मिलेगा, तभी हम ट्रांसफॉर्म चीजों को करेंगे। जब वो कांस्टेंट जाएगा तो क्या ट्रांसफॉर्म करना, तो हमेशा सेम वैल्यू देगा। हम कुछ यहाँ से रखेंगे वहाँ एक का वैल्यू मिलेगा, एक का पॉइंट मिलेगा, कुछ रखेंगे वहाँ एक का पॉइंट मिलेगा। बात समझ में आ रही है? इसीलिए जब भी हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D को बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं तो इस केस में हमेशा ये मान के चलते हैं कि AD माइनस BC इज नॉट इक्वल टू 0। तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए कंडीशन है AD माइनस BC इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर इक्वल टू 0 होगा तो आपको W क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखिए ये W इज इक्वल टू, आप फिर से सुन लीजिए, चलो बाद में आया है। W इज इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D को हम बोलते हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इस ट्रांसफॉर्मेशन को सबसे पहले स्टडी या सबसे पहले ऑब्जर्व किया था मोबियस ने, इसलिए इसको हम लोग मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन का भी नाम देते हैं। इसको लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसका न्यूमरेटर भी लीनियर है, डिनोमिनेटर भी लीनियर है, फ्रैक्शनल के रूप में है, फ्रैक्शन के रूप में है, इसलिए इसको लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इस इक्वेशन फर्स्ट को हम आराम से ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम देखें तो ये W में भी लीनियर है और Z में भी लीनियर है। अगर W में लीनियर देखना हो तो ऐसे देखो अरेंज कर लो, अगर Z में लीनियर देखना हो तो इसी को ऐसे अरेंज कर लीजिए, आपको दिखाई देगा AX प्लस B के रूप में ही दिखाई देगा। और जब AX प्लस B इक्वल टू 0 टाइप का जो इक्वेशन था उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, जहाँ पे X में लीनियर बोलते हैं। तो अगर चाहे आप देखो तो इसको W में भी लीनियर देख सकते हो, Z में भी लीनियर देख सकते हो, तो इट इज लीनियर इन बोथ W एंड Z, हेंस इट इज कॉल्ड बाइलिनियर, इसीलिए इसको हम लोग बाइलिनियर बोलते हैं। फिर उसके बाद बोला गया कि जब भी ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो इसमें हम ये मान के चलते हैं कि AD माइनस BC क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। AD माइनस BC इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, प्रश्न उठता भी AD माइनस BC को नॉट इक्वल टू 0 क्यों मानते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम AD माइनस BC को इक्वल टू 0 क्यों नहीं मानते। अगर हम 0 चलो मान ही लेंगे तो क्या हो जाएगा, आज इसको देखना चाहते हैं। तो देखिए AD माइनस BC को 0 मानेंगे तो देखो क्या हुआ यहाँ पे, जब हमने AD माइनस BC को 0 माना तो हमको मिला W इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये फंक्शन हमें कांस्टेंट मिल गया, लेकिन हमें कांस्टेंट नहीं चाहिए, हमें है ना एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन चाहिए जो आसानी से किसी कर्व को दूसरे कर्व में ट्रांसफॉर्म करे, है ना। उससे करस्पॉन्डिंग जैसा जेड प्लेन में हमें कोई कर्व मिले उससे करस्पॉन्डिंग डब्ल्यू प्लेन में कोई कर्व मिलना चाहिए। अगर डब्ल्यू कांस्टेंट हो जाएगा तो हम कोई भी Z1 Z2 वैल्यू रखेंगे वो हमेशा हमें एक का पॉइंट मिलेगा, कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा। अच्छा, कैसे हमने चेक किया कि ये कांस्टेंट है कि नहीं है। किसी फंक्शन को कांस्टेंट चेक करना क्या तरीका होता है, वो फंक्शन किस में है, Z में फंक्शन है वो, तो Z की वैल्यू अगर हम Z1 Z2 अगर देते जाएं तो अगर Z की वैल्यू अगर हम चेंज करते जाएं तो अगर फंक्शन की वैल्यू चेंज करती है तो ठीक है, वो फंक्शन ठीक है, वो वेरी कर रहा है, वेरिएबल वहाँ काम कर रहा है। लेकिन अगर Z की वैल्यू हम Z1 Z2 दे रहे हैं और फिर भी फंक्शन की वैल्यू हमेशा हमें सेम वैल्यू दे रही है ना, तो इसका मतलब फंक्शन कांस्टेंट है। तो हमने दो वैल्यू मान लिया, Z की जगह पे एक बार Z1 रख दिया तो फंक्शन W1 हो गया, Z की जगह पे Z2 रख दिया तो फंक्शन हमारा W2 हो गया, और फिर मैंने निकाला W1 माइनस W2, W माइनस W2 निकाला तो हमारे को इतना मिल गया। तो अगर इसी में मैंने बोला कि अगर यदि माइनस BC अगर 0 मान लेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, अर्थात W1 माइनस W2 0 हो जाएगा, और W1 माइनस W2 0 होगा, इसका मतलब W1 बराबर W2, और W1 बराबर W2 इसका मतलब क्या होगा, W कांस्टेंट है तब, है ना। हमने वैल्यू चेंज किया फिर भी W1 और W2 की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सेम वैल्यू मिला, इसका मतलब फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हमेशा क्या एज्यूम करते हैं, AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन इस रूप का दिखाई देगा, है ना, उसे हम बाइलिनियर कहेंगे जरूर, लेकिन बाइलिनियर कहने के लिए एक कंडीशन और सेटिस्फाई होना चाहिए, AD माइनस BC इज नॉट इक्वल टू 0। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे भी हो सकते हैं जो इस रूप के दिखाई भी देंगे लेकिन वो बाइलिनियर नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है, क्योंकि वो AD माइनस BC इज नॉट इक्वल टू 0 सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो बाइलिनियर होने के लिए ऐसा दिखना भी चाहिए और साथ ही साथ AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0 भी होना चाहिए, क्योंकि अगर AD माइनस BC अगर इक्वल टू 0 हो गया तो फंक्शन हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, यही बातें हैं, नोट कर लीजिए जो नोट करना है। अच्छा नोट कुछ नहीं नोट करने पूरा लिख लीजिए पहले आप, ठीक है। कहाँ लिखे थे, AD माइनस BC इज नॉट इक्वल टू 0 है।
क्या जी मास्टर? AD माइनस BC इज नॉट इक्वल टू 0 ना। आगे लिखिएगा विच इज कॉल्ड, इसी AD माइनस BC को क्या बोलते हैं? विच इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, विच इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, डिटर्मिनेंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आगे लिखिएगा द ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट, जो इक्वेशन फर्स्ट है, द ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट इज सेड टू बी नॉर्मलाइज्ड। नॉर्मलाइज्ड फंक्शन आपको पढ़ाया गया ना फिजिक्स में, सुने होंगे नाम कई बार आप लोग। ठीक है, देखिए द ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट इज सेड टू बी नॉर्मलाइज्ड इफ AD माइनस BC इज इक्वल टू 1, इफ AD माइनस BC इज इक्वल टू 1। अब ऐसे मान लीजिए कोई दे दिया, आप बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉर्मलाइज्ड, तो बस चेक कर लीजिए AD माइनस BC किसके लिए 1 आता है, तो ऑप्शन ऐसे ही तैयार होंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए सब लाइन आपको याद रखनी है, इसलिए मैं लिखवा भी रहा हूँ ज्यादातर, है ना। क्या लिखे आप लोग? इफ AD माइनस BC इज इक्वल टू 1। तो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो नॉर्मलाइज तब होगा जब AD माइनस BC की वैल्यू 1 आएगी, ये दिमाग में रहे। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन बन गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मलाइज्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप ऐसे केस में आप यही चेक करेंगे कि किसके लिए AD माइनस BC की वैल्यू इक्वल टू 1 आती है। ठीक है, आगे लिखिएगा बेटा यहाँ पे if the determinant vanishes, if the determinant vanishes, vanishes मतलब that is AD minus BC is equal to 0, vanishes मतलब 0 हो जाए वो। if the determinant vanishes that is AD minus BC is equal to 0, then W is a constant as shown below, then W is constant as shown below, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। अभी दिखा दीजिए पूरा W1 W2 W1 माइनस W2 यहाँ दिखा दीजिए कि देखिए यह हुआ। अगर AD माइनस BC 0 होता है तो W में क्या प्राप्त होता है? कांस्टेंट। छाप लीजिए पूरा। क्वेश्चन लिखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग is a bilinear transformation, which of the following is bilinear transformation? The W is equal to 2z plus का 1 upon 4z plus का 2। दूसरा ऑप्शन है W is equal to 2 plus 3i और z plus का i और माइनस का 13iz और प्लस का 2 माइनस का 3i। तीसरा ऑप्शन है W इज इक्वल टू z। चौथा ऑप्शन है W इज इक्वल टू 1 प्लस i और z प्लस का 1 अपान 2z प्लस 1 माइनस का i। ये 4 ऑप्शन है। अब बताना है कि इन चारों में कौन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। देखिए चारों आपको अगर देखना चाहें तो आपको चारों के चारों AZ प्लस B अपान CZ प्लस D के रूप में दिखाई दे रहे हैं, चारों दिखाई दे रहे हैं। तो ये चारों खाली रूप से नहीं होने वाला है। अब आपको यहाँ पे AD माइनस BC चेक करना है ना। जिसके लिए AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0 आएगा वही बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। चलिए पहले के लिए अगर मैं बात करूँ तो पहले के लिए बताइए AD माइनस BC का मान कितना होगा? तो देखिए A का वैल्यू कितना है? 2 है, D का वैल्यू कितना है? 2 है, B का 1 है, C का 4 है, फिर 0 आ गया, है ना। दूसरे की ये बात करें AD माइनस BC, AD माइनस BC समझ आ रहा है ना आप लोगों को? AZ प्लस B अपान CZ प्लस D होता है। A की जगह यहाँ पे कितना है? 2 प्लस 3i, है ना। और D की जगह कितना है? 2 माइनस का 3i और माइनस का B के प्लेस में कितना है? I है ना। AZ प्लस B अपान C जगह कितना है? माइनस का 13i है। आइए इसको सॉल्व कर ले। या A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये आपका 4 और 9 13 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन I इंटू आई स्क्वायर माइनस का और माइनस का 13, ये भी आपको 0 प्राप्त हो गया। बात समझ में आ रही है ना। अब इसकी बात करें, अब ये कैसा है? ये आपका ऐसा है भाई,
1 जेड प्लस का 0 अपान, है ना, क्या जाएगा 0 जेड और प्लस का 1। ये इस ग्रुप का है। बस समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो यहाँ पे AD माइनस BC की बात करें तो A कितना है 1 है, D कितना है 1 है, फिर माइनस का B कितना है 0 है, C कितना है 0 है, तो यहाँ मिलेगा 1 विच इज नॉट इक्वल 0। ठीक है, अब यहाँ बात करें यहाँ पे AD माइनस का BC, तो A कितना है 1 प्लस का I, है ना, D कितना है 1 माइनस का I, और फिर माइनस का B कितना है 1, C कितना है 2, तो इसको भी सॉल्व करें 0 आ जाएगा। ठीक है, तो जो नॉट इक्वल टू 0 होता है जिसके लिए AD माइनस BC का मान वही आपका सही होता है, PSC आपका सही होगा। ठीक है, ये चेक करना होता है इसे। हाँ, नॉर्मलाइज्ड भी है, AD माइनस BC इसको बोल रहे नॉर्मलाइज्ड भी है। हो गया बेटा? अब चलिए हेडिंग करिए क्रिटिकल पॉइंट्स। ये हेडिंग है क्रिटिकल, लिखिए, नोट कर लिए ना आप लोग? समझ में आ गई बात? एकदम सिंपल सी बात है, ये सब तो आना ही चाहिए आप लोगों को। ठीक है, हेडिंग करेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स। अब बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? कोई आपको बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे देगा, आपसे पूछ लेगा क्रिटिकल पॉइंट, तो कैसे बताएंगे क्या होता है क्रिटिकल पॉइंट? ठीक है ना, तो ये ध्यान दीजिए। हमारा जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है W इज इक्वल टू, है ना, W इज इक्वल टू AZ प्लस B अपान CZ प्लस D, इस रूप का होता है। अगर इसको हम क्या कर दें, इसको अगर हम कन्वर्ट कर लें Z के रूप में, ठीक है, मतलब हम Z को W के फॉर्म में अगर लिखना चाहें, इक्वेशन फर्स्ट कर लें तो क्या मिलने वाला है, कुछ बातें ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, W CZ प्लस का D इज इक्वल टू AZ प्लस का B, है ना, AZ प्लस का B। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा W CZ प्लस का WD इज इक्वल टू AZ प्लस का B। इस Z को ट्रांसफर कर देंगे, है ना, तो आपको मिल जाएगा क्या, आपको W पे Z का वैल्यू W के टर्म में लाना है, Z को ट्रांसफर कर देंगे तो WC माइनस का AZ और B माइनस का WD, यहाँ से मिल जाएगा Z इज इक्वल टू B माइनस का WD अपान WC माइनस का A। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। देखिए दो बातें यहाँ पे कंफर्म, जैसे यहाँ पे क्या है, इस ट्रांसफॉर्मेशन से क्या है कि Z के हर एक वैल्यू के लिए W का एक यूनिक वैल्यू आपको मिलेगा, लेकिन एक्सेप्ट किसको छोड़कर, है ना, किसको छोड़कर, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, किसको छोड़कर भैया, Z इज इक्वल टू माइनस डी बाई सी को छोड़कर। Z के हर वैल्यू करेस्पॉन्डिंग हमें W का वैल्यू मिलेगा, एक यूनिक वैल्यू मिलेगा। Z कुछ वैल्यू रखिए आपको W वैल्यू मिलेगी, लेकिन माइनस डी बाई सी को छोड़कर। हाँ, क्योंकि वो जैसे रखेंगे Z की जगह माइनस का डी बाई सी, सी से सी कट जाएगा, माइनस डी प्लस डी 0 या इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब इस Z के Z इक्वल टू माइनस डी बाई सी पे आपको मिल जाएगा W इज इक्वल टू इनफाइनाइट, इसको छोड़ के कुछ बात आपको आनी चाहिए। यहाँ पे भी देखिए कोई हाल, यहाँ पे एक्सेप्ट यही होता है छोड़ने वाला बजाय इसके। यहाँ पे W इज इक्वल टू, यहाँ भी क्या देखिए W की हर एक वैल्यू पर आपको Z का एक यूनिक वैल्यू मिलेगा, है ना, लेकिन इसको छोड़कर W इज इक्वल टू A बाई सी को छोड़कर, क्योंकि जैसे W इक्वल टू यहाँ A बाई सी रखेंगे, C से C कट जाएगा, A माइनस A 0 हो जाएगा, यू गेट Z इक्वल टू इनफाइनाइट। ये बातें आपको आनी चाहिए। अब कुछ बातें और ध्यान दीजिए, अगर मैं निकालूं dW बाई dZ का मान तो कितना आएगा, dW बाई dZ का मान अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, तो dW बाई dZ का मान मतलब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू Z। ठीक है ना, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, अंश बटे हर से, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से। तो डिनोमिनेटर CZ प्लस का D और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन तो A हो जाएगा, माइनस न्यूमरेटर AZ प्लस का B और इसका हो जाएगा C, बोलो, और अपान CZ प्लस D का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिल जाने वाला है, ऊपर मल्टीप्लाई कर दे तो देखिए ACZ और माइनस का ACZ कैंसिल हो जाएगा, तो मिल जाएगा आपको AD और माइनस का BC और CZ
प्लस का डी का होल स्क्वायर। आप जानते हैं कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ये नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो dw/dz की दो वैल्यू को फोकस करना है आपको, दो वैल्यू पर। अब ये देखना है कि dw/dz की जो वैल्यू है ये 0 कब प्राप्त होती है और इन्फिनिटी कब प्राप्त होती है आपको। तो ये वैल्यू इन्फिनिटी कब प्राप्त होगी, इन्फिनिटी जब z इज इक्वल टू माइनस का dy/c तब ये इन्फिनिटी प्राप्त होगा। और ये 0 कब प्राप्त होगा dw/dz जब z की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। देखिए dw/dz का मान 0 कब प्राप्त होगा, तो यहाँ इन्फिनिटी रख दें, है ना। ऊपर भाई नॉट इक्वल टू 0 का टर्म है, कोई टर्म है, और नीचे इन्फिनिटी हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा 0। बस समझ आ रही है। तो ये जो dw/dz के लिए जो dw/dz यहाँ पे आया हुआ है, ये इन्फिनिटी और 0 z की किस वैल्यू को मिल रहा है ये आपको पता करना है। तो मिल रहा है माइनस का dy/c पर और इन्फिनिटी पर, है ना। और इन्हीं दोनों पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट का नाम देते हैं, यही क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। अब इसको आपको याद रख लेना है ना, याद रख लेना है कि भाई माइनस का dy/c और इन्फिनिटी w बराबर az प्लस बी अपॉन cz प्लस डी। अगर आपका बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो z इक्वल टू माइनस का dy/c और इन्फिनिटी जो होता है क्रिटिकल पॉइंट होता है। एक्चुअली कौन सा पॉइंट होता है, ये z का वह वैल्यू होता है जिस पर जो w का डेरिवेटिव होता है जिस पर z वो तो इन्फिनिटी रहता है तो 0 हो जाता है। बात समझ में आ रही है इस तरीके का। जैसे अभी एक क्वेश्चन मैं बता दूं आपको, एक न्यूमेरिकल मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है ऑप्शनल टाइप में, उसको देखिए ध्यान से तो बता सकते हैं आसानी से। जैसे मान लीजिए ये दे दिया, अब बता दीजिए कितना होगा। करेक्ट क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ az प्लस का अल्फा z, अब ऐसे दे दिया है खाली परेशान करने के लिए, अपान गामा z प्लस का डेल्टा w बराबर इतना है, और बोल दिया है कि a अल्फा डेल्टा माइनस का बीटा गामा इज नॉट इक्वल टू 0। बोला है कि इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा। 4 ऑप्शन है बट मैं नहीं लिख रहा हूँ, अपना तुरंत बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। क्या जाएगा, हाँ तो देखो a की जगह अल्फा है, b की जगह बीटा है, c की जगह गामा है, d की जगह डेल्टा है। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, माइनस का d/c, तो d की जगह डेल्टा है तो माइनस का डेल्टा बाई c मतलब गामा, माइनस का डेल्टा बाई गामा, और गामा क्या इनफाइनाइट, यही आप ब्रैकेट में लगाएंगे, यही दोनों आप क्या जाएंगे क्रिटिकल पॉइंट। तो 4 ऑप्शन दिया था, पहला ऑप्शन दिया है माइनस का डेल्टा बाई गामा, खाली इतना ही दिया है। दूसरा ऑप्शन था माइनस का डेल्टा बाई गामा एंड इन्फिनिटी। तीसरा ऑप्शन है माइनस का डेल्टा बाई गामा एंड 0, और चौथा है नन ऑफ दीस। तो दूसरा ऑप्शन सही जगह माइनस का डेल्टा बाई गामा एंड इन्फिनिटी। बस समझ आ रही है। ऐसे मान लो, ऐसे नहीं, यही नहीं है, मान लीजिए वही जो w बराबर z ही था, ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना। अब इसी का पूछ दे आपसे क्रिटिकल पॉइंट, तो भाई ऐसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। अब इसी का क्रिटिकल पॉइंट पूछ दे कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, अभी कैसे लिखेंगे इसको, 1 इंटू जेड प्लस का 0 और 0 इंटू जेड प्लस का 1, है ना। अब बताओ क्या होगा, अब इसका क्रिटिकल पॉइंट, हाँ अब इसका एक का क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, है ना। इसका एक ही क्रिटिकल पॉइंट आपको मिलेगा। देखो माइनस का d/c जब करोगे माइनस का d/c तभी इन्फिनिटी आएगा और दूसरा इन्फिनिटी होगा करता है, तो इसका एक ही क्रिटिकल पॉइंट। देखिए अब ये कहानी मास्टर में देखो अभी कंफ्यूजन का मतलब, जैसे कुछ लोग क्या करेंगे दिमाग में उनके भी आ सकता है कि चलो यार 2 पॉइंट होंगे क्रिटिकल पॉइंट के रूप में, है ना, तो 2 पेयर वाले को ही मान के चलेंगे, लेकिन आपको 2 पे खाली फोकस नहीं करना है। अब यहाँ देखो एक ही मिला सिंगल क्रिटिकल पॉइंट, वो भी खाली जस्ट इन्फिनिटी, ओनली इन्फिनिटी। जैसे 4 ऑप्शन आपको दे देगा बनाकर, है ना, या कंफ्यूज करने के लिए कुछ आपको ऐसे दे देगी माइनस का d/c और गामा इन्फिनिटी करके लिख के दे देगी, और तैयारी के आप तुरंत इस पर टिक मार देंगे। आपको देखना है क्या चीजें हैं, तो बस ये चीजें दिमाग में रहेंगी, क्या होता है क्रिटिकल पॉइंट, माइनस का d/c गामा इन्फिनिटी। ये सब MCQ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। और रिटन में तो खाली पूछता है कि डिफाइन क्रिटिकल पॉइंट्स, तो डिफाइन कर देंगे, इसे बता देंगे कि dw/dz z की जिस वैल्यू का आपका इन्फिनिटी 0 हो गया, इसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। बात समझ आ रही है। चलिए समझ आ गया ना। कोई भी मतलब मेन ये समझना है, कोई भी अगर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको देता है उसका क्रिटिकल पॉइंट अगर आपको फाइंड करना है तो आप आसानी से बता लेंगे क्या होगा क्रिटिकल पॉइंट। बस माइनस का d/c गामा इन्फिनिटी क्रिटिकल पॉइंट के रूप में होगा, रख के पता कर लीजिएगा क्या होगा। बात समझ आ रही है, लिखिए इसमें, बोले भैया। ये कंसीडर द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन
कंसीडर द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कंसीडर द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू AZ प्लस B, W इज इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखिए, सॉल्विंग दिस फॉर Z, सॉल्विंग दिस फॉर Z हो गया, वी गेट द इनवर्स मैप, वी गेट द इनवर्स मैप एज, वी गेट द इनवर्स मैप एज, लिख लीजिए ये इनवर्स मैप ही है ना, बात समझ रही देखो यहाँ पे ये क्या है, W बराबर क्या है, FZ है ना, और ये क्या है, ये F इनवर्स ओमेगा W है भैया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, W बराबर FZ होता है। तो अब आपने क्या किया, Z को W के टर्म में निकाला, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से भैया देख लो, आपको Z निकालना है तो F इनवर्स W हो जाएगा, तो यह आपका F का ये इनवर्स मैप ही है, जो Z को आप W के टर्म में निकाले, इसका मतलब क्या निकाला आपने, इनवर्स मैप। ये लिख लीजिए आप, ये लिख के क्वेश्चन नंबर 2 बना लीजिए। क्लियर एमसीक्यू होगा कि नहीं होगा, क्लियर है मतलब, हाँ क्लियर है, हाँ आपका एमसीक्यू ही पेपर होगा, 100% क्लियर है, इसमें कोई सोचना नहीं है। ये तो कंफ्यूज है क्या, क्या करा दिया है, जैसे एक हॉट में लगे एक आपने बोला था कि रिटेल वाला तो 6 सेमेस्टर वाला में फोर्थ सेमेस्टर का रिटेल हो सकता है उनका पहले से ही रहा हो, इस बार थोड़ी चेंज किया होगा, पहले से ही रहा होगा, तो आप लोगों का पहले से फिक्स है कि जितने भी इवेंट वाले हैं वो आपके एमसीक्यू में ही होंगे। हो गया भैया, क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। आगे लिखिएगा इसमें, द ट्रांसफॉर्मेशन FZ associates of the transformation FZ associates a unique point, associates a unique point of W plane, unique point of W plane to any point of Z plane, to any point of Z plane except the point, किस पॉइंट को छोड़कर, Z इज इक्वल टू माइनस का डी बाई सी, एक्सेप्ट द पॉइंट Z इज इक्वल टू माइनस का डी बाई सी, कामा C इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी याद रखना चाहिए आपको, कामा C इज नॉट इक्वल टू 0। आगे देखिए, द ट्रांसफॉर्मेशन F इनवर्स, ये वाला दूसरा वाला, द ट्रांसफॉर्मेशन F इनवर्स एसोसिएट्स ऑफ, the transformation F inverse associates a unique point of Z plane, unique point of Z plane to any point of W plane, unique point of Z plane to any point of W plane, to any point of W plane। हो गया, एक्सेप्ट द पॉइंट, एक्सेप्ट द पॉइंट, किस पॉइंट को छोड़कर यहाँ पे, W इज इक्वल टू A बाई सी, एक्सेप्ट द पॉइंट W इज इक्वल टू A बाई सी, कामा C इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए, दीज एक्सेप्शनल पॉइंट्स, these exceptional points, these exceptional point Z is equal to minus का D by C and W is equal to A by C। These exceptional points Z is equal to minus का D by C and W is equal to A by C are mapped into the point, are mapped into the point, किस पॉइंट में मैप हो रहा है, into the point W is equal to infinite and Z is equal to infinite, are mapped into W is equal to infinite
and z is equal to infinite respectively. W is equal to infinite and z is equal to infinite respectively. हो गया? नीचे लिखिए, दिस इंप्लाइज dw by dz is equal to, ये लिख दीजिए आप, dw by dz is equal to, ये निकाल लीजिए, पहले आप निकाल लीजिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये लिख दीजिए पूरा, ये वाला लिखिए पूरा पहले आप, dw by dz is equal to this and dw by dz is equal to infinity when z is equal to minus का d by c and 0 when z is equal to infinity. ये लिख लीजिए पूरा, निकाल के लिखिए और सही रहेगा आपके सामने, ठीक है ना? डिफरेंशिएशन तो आपको आता ही होगा, कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। देखो अभी कहां से आएगा, यहां से, तो अब जो z इज इक्वल टू दोनों पॉइंट हैं जिस पर dw by dz इंफिनिटी और 0 हुआ है, z के उसी पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट का नाम देते हैं। ये याद होना चाहिए आपको, एमसीक्यू वालों को ये याद होना चाहिए मेन रूप से। बोले बेटा आगे देखिए, द पॉइंट्स z इज इक्वल टू, द पॉइंट्स z इज इक्वल टू माइनस का d बाई सी, द पॉइंट्स z इज इक्वल टू माइनस का d बाई सी कामा z इज इक्वल टू इनफाइनाइट, द पॉइंट्स z इज इक्वल टू माइनस का d बाई सी कामा z इज इक्वल टू इनफाइनाइट आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स, are called critical points where the conformal property does not hold goods, where the conformal property does not hold good लिखिए, holds good। देखो a यहां से मिल जाएगा, ठीक है, अब प्लस b कहां से मिलेगा अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आगे बेटा आप हेडिंग करिए, अब क्रॉस रेशियो, हाँ, कन्फर्मल प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड गुड मतलब ये चीज है, अगर z इक्वल टू माइनस का d बाई सी या z इक्वल टू इनफिनिटी रख देंगे तो जो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये कन्फर्मल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि देखो ये एक डेरिवेटिव है ना, डिफरेंशिएबल। कन्फर्मल हम वर्ड एनालिटिक के लिए भी यूज करते हैं, बताया कैसा आप लोगों को, कन्फर्मल वर्ड एनालिटिक के लिए भी यूज किया जाता है। एनालिटिक जो फंक्शन होते हैं वो डिफरेंशिएबल होते हैं, तो यहाँ वो मैटर फेल कर रहा है, इनफिनिटी मिल रहा है आपको, 0 मिल रहा है, बात समझ में आ रही है ना? और 0 मिलने पर समझते हैं क्या हुआ, 0 मिलने मतलब ये हो गया कि w इज इक्वल टू कांस्टेंट, 0 मतलब समझिए यहाँ पे, अगर 0 मिला तो w इक्वल टू कांस्टेंट, तभी मैटर समाप्त है ना, और अगर इनफिनिटी मिला तभी कहानी खत्म। तो इन दोनों पॉइंटों पर z इक्वल टू माइनस का d बाई सी और z इक्वल टू इनफिनिटी पर, इन दोनों पॉइंटों पर कन्फर्मल प्रॉपर्टी या कह सकते हैं जो हमारा गिवन फंक्शन है एफजेड वो एनालिटिक नहीं होगा। बस समझ में आ रही है? कन्फर्मल प्रॉपर्टी वहां पे है ना होल्ड नहीं करेगी, यही कहने का इसका मतलब, ठीक है? क्या हेडिंग किया आप लोग? अच्छा ये हेडिंग करने में एक पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन और मिल जाता है, आपको करवा देते हैं इस पर बेस्ड, और बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं इस चैप्टर से। चलिए क्वेश्चन बताइए मुझे आप लोग, है ना? एक क्वेश्चन बताइए आप लोग, देखिए द ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू, द ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू IZ प्लस I, द ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू IZ प्लस I maps the half plane, maps the half plane x is greater than 0, x is greater than 0 into x is greater than 0 into नंबर फर्स्ट पहला ऑप्शन
एक हाई ट्रांसफॉर्मेशन है बेटा, लेकिन आ सकते हैं सब क्वेश्चन। हाफ प्लेन इनटू हाफ प्लेन u इज ग्रेटर देन 0। नंबर सेकेंड, हाफ प्लेन v is less than 1। नंबर थर्ड, हाफ प्लेन v is greater than 1। और नंबर फोर्थ, द हाफ प्लेन u is less than or equal 0। u is less than or equal 0। एक क्वेश्चन हो, नहीं कोई दिक्कत नहीं, ये करिए। दूसरा क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से, कोई मतलब नहीं है। दूसरा क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से, कोई मतलब नहीं है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सी, डी वाला। ठीक, और लोग बताएं भाई, करके बताएं। करके भी बताने में बहुत समय नहीं लगने वाला है, 20 से 25 सेकंड मैक्सिमम। देखिए कितना आप लोग समझे हैं क्वेश्चन को। कौन सा ऑप्शन? डी वाला ऑप्शन। ठीक, डी वाला ऑप्शन। और लोग बताएं सबका डी वाला कि और कुछ लोग तो सरेंडर कर दिए। भवानी लोग करिए, पन्ना का पढ़ रहे हैं बार बार आप लोग। क्या बताया गया था आप लोग? W बराबर जो भी कुछ देता है ऐसा, तो आप उससे U भी पता करिए, ये बताया गया था आपको। अरे सर ये गलत हो गया। अच्छा क्या दिया है बताओ? हम जान गए, वो हमें करना पड़ता है, हम दे देते हैं आप लोगों को, है ना। W इज इक्वल टू IZ प्लस I और x ग्रेटर देन 0 में आपसे बातें हो रही है। लेकिन ध्यान से, IZ का मतलब x प्लस IY और प्लस का I, तो हो जाएगा IX माइनस का y प्लस का I। यह हो जाएगा आपका 1 प्लस x I और माइनस का y। बोलिए, है ना। या इसको सकते हैं माइनस का y प्लस I 1 प्लस x। क्लियर है सबको? तो बताए यहाँ u की वैल्यू कितनी? माइनस का y, है ना। और v की वैल्यू कितनी? 1 प्लस x। बात सुना है ना। तो अब यहाँ से देखो x की वैल्यू कितनी? x की वैल्यू कितनी? पहले यहाँ से x b माइनस 1 x की वैल्यू। अब सिंस, अरे देखो ना, घबराओ मत। सिंस क्या दिया हुआ है? x इज ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है, तो इसका मतलब v माइनस 1 इज ग्रेटर देन कितना हो गया? 1 हो गया ना। v माइनस 1 इज ग्रेटर देन कितना हो गया? 1 हो गया। इसका मतलब v ग्रेटर देन कितना हो गया? ये ट्रांसफर कर दीजिए, 2 हो गया ना। बोलिए, v ग्रेटर देन 2 आपको प्राप्त हो गया। अब चलो आप ऑप्शन की तरफ आओ। ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, तो 0 दिया हुआ, तो यहाँ तो 0 तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब क्या जी, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या इसमें समस्या रही थी? आप लोग डी पे कहाँ भाग रहे थे, किस तरीके से भाग रहे थे? यही है, छोटे छोटे क्वेश्चन। आप अगर मैं साथ साथ बता दें, जब भी W अगर आपको देता है आप U भी पता करें। फिर क्या दिक्कत हो गया? अब v का मान पता हो गया, तो x वैल्यू दिया x ग्रेटर देन 0, तो x की वैल्यू v के टर्म में निकाल, जो आया है वो कर लीजिए, ट्रांसफर हो गया, काम खत्म। अब एक ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही मुंह बना के आप लोग चले आएंगे और कहेंगे कि गड़बड़ा गया। लेकिन ऐसे क्वेश्चन तो आपको कर ही लेना चाहिए, है खाली इससे किसी काम चलेगा। इस चैप्टर में बहुत से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, याद रखिएगा, बहुत से क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन दे।
चलो अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जो क्वेश्चन कैसे कैसे आता है, बहुत सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहला है W इज इक्वल टू 4Z, दूसरा है W इज इक्वल टू Z प्लस का 3 माइनस का 2i और अपान Z प्लस का 1 और प्लस का 2i। तीसरा है W इज इक्वल टू 2 प्लस i Z प्लस का 5 अपान Z प्लस का 2 माइनस का i। और चौथा है D, W इज इक्वल टू 1 प्लस का i Z और प्लस का 3 प्लस का i और अपान Z प्लस 2 माइनस का i। ये क्वेश्चन तो यह हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंडर द मैपिंग W इज इक्वल टू Z प्लस 2 माइनस का i द इमेज ऑफ। तो ऐसे सब क्वेश्चन दिखाई देंगे। द इमेज ऑफ लाइन x इज इक्वल टू 1, इस है ना, इसका इमेज क्या होगा। पहला ऑप्शन आपके सामने दिखाई देगा u इक्वल टू 3, u इज इक्वल टू -1, फिर c, तीसरा ऑप्शन v इज इक्वल टू 1, चौथा ऑप्शन v इज इक्वल टू 2। ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, यही है। ये सब क्वेश्चन मेरे हिसाब से आसानी से आपको कर लेना चाहिए, बहुत इजी सब क्वेश्चन है। पहले में क्या आंसर आया, पहले का पहला ही आ गया भाई। इसमें जिसके लिए AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0 वही सही है ना। दूसरे वाले ऑप्शन में क्या आ जाएगा बताइए। दूसरे वाले ऑप्शन की बात करें W इज इक्वल टू x प्लस का i हो गया और प्लस का 2 माइनस का i हो गया। तो यहाँ से क्या मिल गया बेटा, यहाँ से मिल गया x प्लस का 2 और प्लस का i माइनस का 1, यही ना। तो u की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, x प्लस का 2। बहुत कितना आसानी से तेजी से लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस अच्छी तो तेजी से लगा सकते हैं, है ना। अब आप x बराबर क्या मिल जाएगा, u माइनस का 2 मिल जाएगा। अब दिया क्या है ना, दिया है सिंस x इज इक्वल टू 1 दिया है, तो x इक्वल टू 1 ही रख दो, यही ना, यही ना। x इक्वल टू 1 ने दिया है, x इक्वल टू 1 ही रख दो। तो 1 इज इक्वल टू u माइनस का 2 ट्रांसफर कर दो, तो u इज इक्वल टू 3। ये हो गया। बहुत समय नहीं, अगर प्रैक्टिस आपकी है तो 10-15 सेकंड, बहुत ज्यादा समय नहीं लेने वाला है, लेकिन प्रैक्टिस है तब। नहीं तो ऐसे नाचते रहेंगे आप लोग, फालतू का इधर उधर खाली करेंगे, कोई मतलब नहीं निकल के आएगा। और ऐसे क्वेश्चन निश्चित 100% आपको दिखाई देंगे एग्जाम में, और एकदम इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए करिएगा। कल हेडिंग कर लीजिए, कल हम लोग उस टॉपिक पे बात करेंगे। ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं, है ना, आप ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस इस पर होगी। हेडिंग कर लीजिए आप लोग जो है इनवेरिएंट और फिक्स्ड पॉइंट्स, फिर क्रॉस रेशियो देखेंगे। ठीक है, इनवेरिएंट, इन सब पे एमसीक्यू बनेगा। इनवेरिएंट और फिक्स्ड पॉइंट, क्रॉस रेशियो, हाँ इसके बाद क्रॉस रेशियो बता देंगे। इसको भी देख लीजिए, क्रिटिकल पॉइंट हो गया तो इसको, इस पॉइंट को भी देख लेते हैं। ठीक है ना, इनवेरिएंट और फिक्स्ड पॉइंट क्लिक कर लीजिए। ये चैप्टर चलेगा, लंबा चलेगा।